हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अतिपरवलय यानी हाइपरबोला के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही आपको बताया था कि जब हम लोग दोहरे शंकु को एक समतल द्वारा इस प्रकार काटते हैं कि जो समतल होगा वह इसके शीर्ष से होकर ना जाए, शंकु के शीर्ष से होकर ना जाए, और समतल और शंकु के अक्ष के बीच का जो कोण हो यहाँ पर वह लेस देन हो शंकु के अर्ध शीर्ष कोण से, यानी कि यहाँ पर 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा आपका बीटा बट लेस देन होगा अल्फा। तो इस प्रकार जो हमें दो शाखाओं में वक्र प्राप्त होंगे ना, एक इधर और एक यहाँ देख रहे इधर, यही आपका क्या कहलाता है? अतिपरवलय यानी कि हाइपरबोला कहलाता है। तो ये तो हम समझ चुके थे। अब हम लोग बात करते हैं इसके परिभाषा के बारे में। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि अतिपरवलय उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी दो नियत बिंदुओं से दूरियों का अंतर अचर है। और जो यह अचर होता है, यहाँ लिख सकते हैं, तथा यह अचर दोनों नियत बिंदुओं के बीच की दूरी से कम है, ठीक है, या कम होता है। समझ गए? चलिए तो हम लोग इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग इसका डायग्राम समझते हैं। चलिए, इसे हम लोग x अक्ष y अक्ष ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, x डैश y डैश। ऐसा नहीं है कि अतिपरवलय सिर्फ आपके इन अक्षों पर ही लाई करेगा, कहीं और भी हो सकता है, क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर दो वक्र लेता हूँ, एक इधर लेता हूँ, एक इधर लेता हूँ। आपको पता तो चल गया है ना पहले ही, ये अतिपरवलय जो होता है दो शाखाओं में इसके वक्र होते हैं, कुछ इस प्रकार से हम लेते हैं। और इन पे दो नियत बिंदु, एक यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं। यही नियत बिंदु इसके नाम ही कहलाते हैं, फोकस कहलाते हैं। तो एक F1 हो जाएगा, एक F2 हो जाएगा। F1 F2 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, परिभाषा के अनुसार समझिए, यहाँ पर क्या है? अतिपरवलय उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है, ये बिंदुओं का समुच्चय है। क्या कैसे बिंदुओं का समुच्चय है? जिनकी दो नियत बिंदुओं से दूरियों का अंतर अचर है। अच्छा, मान लीजिए हम लोग इस वक्र पर कहीं एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ P, यहाँ पर ले लेते हैं Q, कहीं भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर ले सकते हैं, इस पर ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तो दोनों इसके नाभियों यानी कि नियत बिंदुओं से दूरी का जो अंतर होगा ना, वो हमेशा क्या होगा? एक अचर होगा। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें PF1 माइनस का PF2 या फिर QF2 माइनस का QF1, तो हमेशा यह क्या होगा? एक अचर होगा, ठीक है। क्या होगा? हमेशा एक कांस्टेंट होगा। कहीं पे भी इस पे कहीं पे भी बिंदु ले सकते हैं, दोनों वक्र पर कहीं पे भी बिंदु आप ले सकते हैं। फिर आगे क्या है? यह अचर जो होगा यह दो नियत बिंदुओं के बीच की दूरी से कम होता है। दो नियत बिंदुओं के बीच की, तो जो नियत बिंदुओं के बीच की दूरी होगी उसको हम लोग 2c से सूचित करते हैं, ध्यान रखना। तो इससे जो होगा ना, इन दोनों का अंतर कम होगा, यानी कि ये कांस्टेंट जो होगा 2c से कम होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी में नीचे लिख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों नियत बिंदुओं
के बीच की दूरी को 2c से सूचित किया जाता है। 2c से सूचित किया जाता है। 2c से सूचित किया जाता है, यानी कि अब हम यहाँ लिख सकते हैं Pf1 माइनस का Pf2 इक्वल टू में Qf2 माइनस का Qf1 इक्वल टू में K, और ये कॉन्स्टेंट होगा 2c से छोटा होगा। समझ गए? चलिए अब हम लोग कुछ परिभाषाएं हैं अति परवलय से रिलेटेड, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अति परवलय के केंद्र को। अति परवलय का केंद्र, अति परवलय का केंद्र क्या होगा? ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों नाभियों को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु अति परवलय का केंद्र कहलाता है। तो अति परवलय का केंद्र क्या हो जाएगा? जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पर इस पर एक अति परवलय ले लेता हूँ, ये आपका एक अति परवलय हो जाएगा यहाँ पर। चलिए ध्यान से देखिए, तो ये जो अति परवलय है, अति परवलय की नाभियों की बात करें तो यहाँ पे नाभि होंगी, जो नियत बिंदु होते हैं उन्हीं को नाभि कहते हैं, F1 F2। चलिए, तो इन दोनों नाभियों को मिलाने वाली रेखाखंड जो ये जो देख रहे हैं, इसी का मध्य बिंदु, यानी यहाँ पर यही ना होगा मध्य बिंदु, इसी को क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। अति परवलय का क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। अति परवलय का केंद्र कहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष क्या होता है। अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष का यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस कौन होता है? हाइपरबोला का। ठीक है, तो ये जो नाभि देख रहे हैं, नाभियों से होकर जाने वाली ये जो रेखा देख रहे हैं, इसके दोनों नाभियों से जाती हुई जो रेखा ये देख रहे हैं, इनके बीच का जो खंड जो देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसका यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या कहता है? अनुप्रस्थ अक्ष कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि दोनों नाभियों से जाती हुई रेखा का अति परवलय के बीच का खंड उसका अनुप्रस्थ अक्ष कहलाता है। अनुप्रस्थ अक्ष कहलाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ अक्ष होगा। अनुप्रस्थ अक्ष, ठीक है। तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई जो होती है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये 2a होती है। देखो, नाभियों के बीच की दूरी 2c और अनुप्रस्थ अक्ष की कुल लंबाई क्या होती है? 2a होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई जो होती है उसे हम लोग कैसे सूचित करते हैं? 2a से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग इसका संयुग्मी अक्ष लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ अति परवलय का संयुग्मी अक्ष।
संयुग्मी अक्ष, अति परवलय का संयुग्मी अक्ष देखते हैं, संयुग्मी अक्ष की बात करते हैं। तो जो ये जो अनुप्रस्थ अक्ष देख रहे हैं ना, तो अति परवलय के अनुप्रस्थ अक्ष पे जो ये लंब रेखा जो देख रहे हैं ना, ये लंब रेखा देख रहे हैं, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, संयुग्मी अक्ष कहलाता है। तो हम लोग इस पे लिख सकते हैं कि अति परवलय के केंद्र से जाती हुई अक्ष पर लंब रेखा इसका संयुग्मी अक्ष कहलाता है, संयुग्मी अक्ष कहलाता है। ठीक है, तो संयुग्मी अक्ष की जो लंबाई होगी ना, वह अनुप्रस्थ अक्ष के ऊपर निर्भर करती है और साथ ही साथ नाभियों पर भी निर्भर करती है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, ऐसे अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई के ऊपर संयुग्मी अक्ष की लंबाई निर्भर करती है। डायरेक्ट हम लोग अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई छोड़कर हम लोग संयुग्मी अक्ष की लंबाई लिख देते हैं सीधे। संयुग्मी अक्ष की लंबाई जो होती है वह 2b होती है, 2b होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, संयुग्मी अक्ष हो जाएगा, और यहाँ पर इधर b तक और इधर माइनस b। ठीक है, यहाँ पर इस पर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो बीच का मध्य बिंदु होगा इधर, तो यानी कि इधर b यूनिट आगे जाएंगे और इधर b यूनिट जाएंगे, तो यहाँ पे 0b और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 माइनस b आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अति परवलय का शीर्ष देखते हैं। अति परवलय का शीर्ष क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा उसका। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिंदु होता है, यह बिंदु है जहां अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष इसे प्रतिच्छेद, किसे, अति परवलय को प्रतिच्छेद करता है, और इसी बिंदु को हम लोग अति परवलय का शीर्ष कहते हैं। अति परवलय का शीर्ष कहलाता है। तो इसमें दो शीर्ष होंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। देख लीजिए, जो ये इसका अनुप्रस्थ अक्ष है, अति परवलय को जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यही शीर्ष कहलाएंगे अति परवलय का। तो जब इसकी लंबाई 2 है तो यहाँ पे इसका निर्देशांक आपका हो जाएगा a,0, और यहाँ पर निर्देशांक हो जाएगा माइनस का a,0। समझे ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अति परवलय की उत्केंद्रता के बारे में। अति परवलय की उत्केंद्रता, अति परवलय की उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी क्या होता है। तो हम लोग बाकी की तरफ यहाँ पे लिख सकते हैं कि अति परवलय की उत्केंद्रता, अति परवलय की उत्केंद्रता, अति परवलय की उत्केंद्रता इसके नाभि की केंद्र से दूरी तथा इसके शीर्ष से केंद्र की दूरी का अनुपात होता है या अनुपात है। जैसे हम लोग पता है
कि ई से सूचित करते हैं उत्केंद्रता को, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और ई किसके इक्वल होता है, तो अति परवलय की उत्केंद्रता, इसके नाभि की केंद्र से दूरी। अच्छा, नाभि की केंद्र से दूरी क्या होगी, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक दोनों नाभियों के बीच की दूरी 2c होती है ना जी। तो यहाँ से यहाँ तक आपका c हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका c हो जाएगा। तो c और किसका अनुपात होता है, इसके शीर्ष से केंद्र की दूरी। तो शीर्ष से केंद्र की दूरी क्या होती है, शीर्ष से केंद्र की दूरी, इसके शीर्ष से केंद्र की दूरी a ना होगी, a होगी और यहाँ पे भी a होगी, यानी कि E इक्वल टू यहाँ से c/a। अच्छा, ये तो हम लोग यहाँ जानते हैं, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि c जो होता है a से ग्रेटर होता है, c जो होगा a से ग्रेटर होगा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो क्या देख रहे हैं कि c ग्रेटर है ना ऐसे। इसका मतलब अगर इसको भाग में ले जाएंगे तो c/a ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी कि इसेंट्रिसिटी जो होगी, उत्केंद्रता होती है, वो 1 से बड़ी होती है अति परवलय के लिए, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम लोग इसके नाभि की जो नाभि है, नाभि की केंद्र से बीच की दूरी की बात करें तो वो c होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि नाभि के केंद्र से दूरी जो होगी वह कितनी हो जाएगी, c हो जाएगी। और c यहाँ से किसके इक्वल टू आ जाएगा, ए के ना, ई यहाँ उत्केंद्रता है, समझे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अति परवलय के नाभिलंब के बारे में। तो यहाँ पहले देते हैं अति परवलय का नाभिलंब क्या होता है, इसको देखते हैं। नाभिलंब जीवा क्या होती है, लेटस रेक्टम क्या होता है अति परवलय में। जैसे आप यहाँ पर एक अति परवलय बना लो, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे एक अति परवलय ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ इसकी यहाँ पे पहली नाभि हो जाएगी, यहाँ पे दूसरी नाभि हो जाएगी। तो इन नाभियों से होकर जाने वाली जो जीवा होती है, जो इस अक्ष पर, अनुप्रस्थ अक्ष पर क्या हो, लंब हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाभिलंब कहते हैं, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका नाभिलंब जीवा कहलाएगी, इस पर लंब। तो हम लोग यहाँ पे इसे परिभाषित कर सकते हैं इस तरह से कि अति परवलय की नाभियों से जाने वाली और अनुप्रस्थ अक्ष पर लंबवत रेखाखंड जिसके अंत बिंदु अति परवलय पर हो, यानी दोनों अंत बिंदु, इधर वाला और इधर वाला, परवलय को छुए, अति परवलय को छुए, अति परवलय पर हो, क्या कहते हैं इसको, अति परवलय की क्या कहते हैं हम लोग, नाभिलंब जीवा कहते हैं, को अति परवलय का नाभिलंब जीवा कहते हैं, नाभिलंब जीवा कहते हैं, समझ गए। तो ये आपका नाभिलंब जीवा होगा। तो हमने एक एक करके सभी परिभाषाएं देख ली जिसका हम लोग प्रयोग अति परवलय के अंदर करने वाले हैं, जो ये इन सब के अंदर है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in
और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।